वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी मदरसा एक्ट 2004 की। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो कानून है ये चर्चा में रहा है एक बार तब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाए थे और इसे अ, असंवैधानिक माना था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि ये जो है संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है। इसी के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा है। इस पूरे मामले को हम लोग आज डिटेल में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और इसमें तीन मुख्य प्रश्नों के जवाब हम लोग आज तलाशेंगे। पहला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि आखिर ये यूपी मदरसा कानून है क्या, पहली बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने किस किन आ, किस किसे आधार बनाया जब इस कानून को निरस्त किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने किन बातों को आधार बनाकर इसकी संवैधानिकता को फिर से बरकरार किया। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इसमें मामला ये भी है इस कानून में कि जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो इसके प्रावधान है, उससे संबंधित जो इसके प्रावधान है, उन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित ही निरस्त किया है। उन प्रावधानों को समाप्त किया है, लेकिन पूरा जो कानून है वो समाप्त नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, इन्हीं सवालों का जवाब हम लोग आज के इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो पहला सवाल है कि यूपी मदरसा कानून है क्या। तो ध्यान रखिएगा, मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा धार्मिक शिक्षा भी है और मेन स्ट्रीम सेकुलर एजुकेशन भी है। उसमें यानी रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाती है और मेन स्ट्रीम सेकुलर एजुकेशन भी जो है वो दी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो है ये पूरा जो सेकुलर एजुकेशन है ये एनसीईआरटी के पैटर्न पे बेस्ड होता है। अब ये कानून क्या करता है, इस पूरी शिक्षा को एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ना, एक कानूनी ढांचा देता है। और इसी कानूनी ढांचे को देते वक्त यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन भी बनाया गया है, जो कि एक बोर्ड है और इसके दो प्रमुख कार्य हैं। वो कार्य है, एक एग्जाम करवाना, टाइम टू टाइम रेगुलर एग्जाम होता रहे, और क्या कोर्स मटेरियल होगा, जो भी एजुकेशन दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, उसमें क्या कोर्स मटेरियल होगा, इसकी बात वो इसको निर्धारित करने का जो काम है वो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन को दिया गया है। साथ ही साथ ये एक्ट मदरसा एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, राज्य सरकार को ये शक्ति देता है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो मदरसा में जो शिक्षा दी जा रही है उससे संबंधित रेगुलेशन वो ला सकती है। ये पूरा मदरसा एक्ट है, ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न है उसमें वो ये है कि हाई कोर्ट ने किसे आधार बनाकर इसे असंवैधानिक माना और ये भी माना कि ये जो है ये जो कानून है ये संविधान की मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। तो इसमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट है जिस पर इसे असंवैधानिक माना गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, वो ये था कि जो ये कानून है ये संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। अब मूल ढांचा क्या है, तो ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती का केस 1973 का है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये यूनिक प्रिंसिपल डिवाइस किया जिसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहते हैं। और इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कोई एक डिफिनीशन तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हो जिसके आधार पर हम ये कहें कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट अपने जो वर्डिक्ट्स दिए हैं, जो डिसीजंस दिए हैं, जो जजमेंट दिए हैं, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर ये बताया है कि ये चीजें संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जिसमें से एसआर बोम्मई का केस है 1994 का, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलर जो नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना है, ठीक है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कौन सी ऐसी चीज ऑब्जर्व की जिससे कि ये कानून सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑब्जर्व जो किया हाई कोर्ट ने वो ये था कि इसमें जो इस्लामिक एजुकेशन है वो कंपलसरी है और जो मेन स्ट्रीम सेकुलर एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, वो ऑप्शनल है।
तो हाईकोर्ट का मानना था कि स्टेट जो है धार्मिक आधार पर शिक्षा देकर भेदभाव नहीं कर सकता। ये एक बड़ा पॉइंट था इलाहाबाद हाईकोर्ट का। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्ट है, ये आर्टिकल 21A जो राइट टू फ्री एंड फेयर एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदान किया जाता है सभी को, उसका भी वायलेशन करता है। आर्टिकल 21A का वायलेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। ये दो वायलेशन माना गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? तो ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस आधार पर इसे इनवैलिड माना, इस पूरे कानून को। तो कानून को इनवैलिड मानने का दो आधार आप बता सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का उल्लंघन कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के खिलाफ जा रहा है। और बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? सेक्युलर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलर नेचर है, सेक्युलर नेचर के खिलाफ कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है कि जो रिलीजियस एजुकेशन है वो कंपलसरी है, इस्लामिक एजुकेशन कंपलसरी है सभी के लिए, और जो क्वालिटी एजुकेशन है वो ऑप्शनल है, जो मॉडर्न क्वालिटी एजुकेशन है वो ऑप्शनल है। तो स्टेट ऐसा नहीं करेगा, ऐसा इसे आधार बनाकर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे एक्ट को इनवैलिड माना। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी बात कही। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है इस बात को लेकर, ऑब्जर्वेशन क्या, अपने निर्णय में ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात कह दी कि बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट नॉट नीडेड। बेसिक स्ट्रक्चर का जो टेस्ट है वो ऑर्डिनरी लॉ में टेस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। कैसे ऐसा ऑब्जर्व कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? सभी लोग ध्यान दें। लॉ तीन प्रकार के हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो लॉ लाया जाता है, बिल लाया जाता है। दूसरा होता है मनी बिल होता है, और तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, मनी बिल नहीं है, तो वो तीसरी कैटेगरी में आ जाता है, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी लॉज हैं, ऑर्डिनरी लॉज के केस में हम बेसिक स्ट्रक्चर को टेस्ट नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कहा कि अगर इन केस मान लीजिए करते भी हैं तो हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल का वायलेशन करता है, उसमें भी हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली ये बात। दूसरी बात, स्टेट रेगुलेट कर सकती है मदरसा को, लेकिन वो जो रेगुलेशन होना चाहिए वो रीजनेबल और रेशनल होना चाहिए, है ना। ये बात ध्यान रखना है कि जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जो एंट्री 25 है कॉन्करेंट लिस्ट की, वो एजुकेशन को स्टेट लिस्ट और सेंटर दोनों के हिस्से में डालती है। स्टेट और सेंटर दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ पर हमें एजुकेशन का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। ये जो बात लिखी गई है उसमें रिलीजियस एजुकेशन भी शामिल है, इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट कहता है उसमें कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2006 ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होगा, इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना माइनॉरिटी स्टेटस खो सकते हैं। ठीक है, तो ये चुनौतियां, ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं अपने इस पूरे वर्डिक्ट में। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और वो ये है कि जो हायर एजुकेशन की बात है, हायर एजुकेशन में भी ये जो बोर्ड बनाया गया है, ये हायर एजुकेशन के लिए भी डिग्रियां देता है, फाजिल और कामिल, फाजिल फॉर बैचलर, कामिल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि जो ये मदरसा एक्ट का सेक्शन 9 है, विच अलाउ द बोर्ड टू प्रिस्क्राइब कोर्स वर्क, कंडक्ट एग्जाम एंड ग्रांट डिग्रीज टू दोज हु हैव फिनिश्ड कामिल एंड फाजिल कोर्सेज, इज कंट्रेरी टू द यूजीसी एक्ट। ये यूजीसी एक्ट के साथ इनका टकराव हो रहा है और उसके विरुद्ध जा रहे हैं। तो अंडर सेक्शन 22 ऑफ द यूजीसी एक्ट, ओनली यूनिवर्सिटीज व्हिच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर अ सेंट्रल और स्टेट एक्ट or have been deemed to be universities by the UGC can grant degrees. Therefore, the Supreme Court struck down a part of the Section 9. Section 9 का एक पार्ट जो कि इससे रिलेटेड है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्ट्रक डाउन किया है। तो ये पूरा मामला है। आई थिंक आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। सेशन यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे चर्चा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।